नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए और नतीजे निकल कर के सामने आए वो बखूबी आपने देखा। जी हाँ, बता दें कि एनडीए ने 100% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की। इसके अलावे इंडिया महागठबंधन का क्या हश्र हुआ वो भी आपने बखूबी देखा। ऐसे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे पीके की। जी हाँ, जनसुराज के प्रशांत किशोर की, जो कि पहली बार चुनावी अखाड़े में वे भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन बता दें कि एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई, जिसके बाद जो चर्चाओं का बाजार है वो पूरे तरीके से गर्म है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश। तो रितेश, क्या लगता है, जिस तरह से पिछले दिनों जनसुराज पार्टी बनी, 2 अक्टूबर का वह दिन था जब यह पार्टी बनी थी, उसके बाद लगातार चुनावी प्रचार किए गए। अगर बात करें प्रशांत किशोर की तो कई सारे दावे किए गए थे, लेकिन वे सभी जब नतीजे सामने आए तो वे फ्लॉप साबित हुए। तो क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? देखिए, ये जो चर्चा है हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस उपचुनाव में। तो ये एक संकेत देता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, ये 2024 का ये चुनाव तय करता है। तो हम सारे मुद्दों पर आएंगे, प्रशांत किशोर की हम बात करेंगे, लेकिन इस चर्चा में हम जो है चिराग पासवान की भी हम बात करेंगे और तेजस्वी यादव, जिनको कि भावी मुख्यमंत्री जो है आरजेडी के समर्थक पहले ही मान चुके हैं और वो जो है सीएम पद के लिए दावेदार भी हैं बिहार के। तो ये सभी हम चर्चा करेंगे इन बातों पर, और नीतीश कुमार की भूमिका क्या रही है इस उपचुनाव में और क्या रहने वाली है, कितनी अहमियत बढ़ी है नीतीश कुमार की, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर की हम बात कर ले तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। तो 4 सीट में जो है उसमें आप कह सकते हैं कि 2 जो सीट थी वहाँ पर जो है आरजेडी का गढ़ माना जाता था। एक रामगढ़ है, एक बेलागंज, तो जहाँ की उनका किला ध्वस्त हो चुका है आरजेडी का। तो ये ही जो जनसुराज की उपलब्धि यही है कि वो जब मैदान में उतरे हैं तो खुद तो हार गए, लेकिन वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर दिया है। तो आरजेडी जो 34 साल से वहाँ पे बरकरार थी बेलागंज में, तो बेलागंज में एमवाई समीकरण जो था वो ध्वस्त हो गया है आरजेडी का। आप देखेंगे कि मुस्लिम भी छिटक गए आरजेडी से और यादव भी छिटक गए। हालांकि वहाँ मनोरमा देवी की जीत हुई है, जदयू के कैंडिडेट थी और उनकी जीत हुई है। तो जो जीत का आंकड़ा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखना यही होगा कि जातिवाद वाला फैक्टर इस बार भी हावी रहा है और मुस्लिम और यादवों ने मिल करके जो है मनोरमा देवी को जिता दिया है और वोट जो है बढ़ गया। जनसुराज के आने से वोट ये बढ़ गया, तो लोगों का जो भरोसा था आरजेडी से उठ गया। जनसुराज ने जो है लंबी जो पदयात्रा की थी उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, उसका उन्हें फल मिला है। हारने के बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने भी आए थे। परिणाम जिस दिन सामने आए उस दिन शाम के वक्त वो सामने आए और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं मीडिया वाले टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपका काम है टीका टिप्पणी करना, और जनसुराज जो है हारी नहीं है बल्कि जीत गई है, क्योंकि आप तो पहले भी हमें चुनौती नहीं मानते थे। जब हम पदयात्रा पर थे तब भी जो है मीडिया हमें चुनौती नहीं मानती थी, तो अब कैसे इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है? तो अब भी आप चुनौती नहीं मान रहे। तो हमारी पार्टी बेहतर ढंग से काम कर रही है और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वोट को बांट दिया उन्होंने। बिल्कुल, और ये जितने भी पॉलिटिकल जो जानकार है उनकी ओर से भी ये चीज कही जा रही है प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के कि पिछले कुछ ही महीनों में ये पार्टी उभर करके सामने आई है और जिस तरह से उपचुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया है वो बखूबी, मतलब जो प्रशंसा के लायक है वैसा कहा जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर ये भी, लेकिन जिस तरह से, जैसे अगर इमामगंज का उदाहरण लेते हैं तो शुरुआती जो रुझान सामने आए थे उसमें देखा जा रहा था कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो सबसे ऊपर चल रहे थे। दीपा मांझी भी सबसे पीछे चल रही थी वो, और फिर आरजेडी भी पीछे थी। और जिस तरह से वो रिजल्ट निकल करके सामने आया उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 में चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई थी वोट कटवा वाली,
वो कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में कर सकती है, क्योंकि देखिए, उन्होंने अपना असर दिखाया है। ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें उन्होंने अपना असर बखूबी दिखाया है कुछ ही महीनों के प्रयास में। देखिए, सभी लोग अपने अपने अनुसार आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर का जो है बिहार में द एंड हो चुका है, उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है बिहार में। लेकिन यहाँ एक तरफ ये भी देखना होगा कि उनकी कहानी अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत है, अभी दी एंड नहीं है। कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो सर्वप्रथम जो है वो निर्णायक भूमिका में नहीं आ सकती है, तो संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है राजनीति में। हमने देखा था कि पिछली बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पुष्पम प्रिया नाम की एक कैंडिडेट रही, जो कि अखबार के पहले पन्ने पर जो है अपनी तस्वीर छपवा दी थी और अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मतलब पुष्पम प्रिया होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना था। लेकिन पुष्पम प्रिया की जो प्लूरल्स पार्टी थी वो बहुत बेहतर नहीं दिखा पाई और उनकी पार्टी को बस गिने चुने ही वोट मिल पाए थे, कुछ हजार वोट ही मिल पाए थे और कहीं कहीं तो खाता भी नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की पार्टी थी। लेकिन जनसुराज उससे इतर है ये पार्टी, इन्होंने करके दिखाया है। ये जो 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए इसमें जो है इमामगंज में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है उनके जो कैंडिडेट जितेंद्र पासवान हैं। इसके बाद कहीं भी आप देखेंगे कि हर जगह उनका प्रदर्शन बेहतर ही रहा है उनके कैंडिडेट का जी। तो ये चीज़ देखने को मिलती है और कहा जाता है कि जो लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे होंगे तो उनको ये पढ़ाया जाता है, उनको कहा भी जाता था इस तरह की बात कि देखिए चुनाव जो लड़ा जाता है वो बहुत संघर्ष वाला चीज़ होता है, राजनीतिक सफ़र जो होता है ये चीज़, और एक बढ़िया पार्टी बनना और सत्ता में आना बहुत संघर्षों वाला सफ़र है। इसमें जो भी पार्टी शुरुआत करती है तो सबसे पहले उसे हार का सामना करना पड़ता है, जो कि प्रशांत किशोर ने हार का सामना किया है। तो 3 बार चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है और तीसरी बार में जीत हासिल करने की बात कही जाती है राजनीति शास्त्र में। तो पहली बार हार जाइए, दूसरी बार जो है हराइए और तीसरी बार जो है जीत जाइए। तो इन्होंने क्या है कि ये तो खुद हार गए, लेकिन इन्होंने जो 2 चुनाव का जो 2 बार चुनाव लड़ने की जो हम बात कर रहे हैं कि हारिए और दूसरी बार हराइए, तो ये यहाँ पे हार भी गए हैं और हरा भी दिए हैं। वहाँ पे आप देखेंगे आरजेडी को हरा दिए तब तो कोई और पार्टी बनी है, तो इन्होंने हरा भी दिया है। तो तीसरी बार जब अब होगा समझिए वो एक ही पाली में मतलब कि दो स्टेप उन्होंने 2 स्टेज जो है उन्होंने पार कर लिया। अब तीसरा है, उनको जीतने की बारी है। तो चलिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है हम उसमें ये देख सकते हैं कि इनको सीटें कहीं मिल भी सकती हैं और अगर नहीं मिलती हैं तो फिर भी ये एक अच्छी भूमिका में आ जाएंगे, ताकि लोग पहचानने लगेंगे कि आखिर जनसुराज कोई है ऐसी पार्टी और लोगों को इस पे विश्वास होगा। आगे चल के फिर मान लीजिए 25 में सत्ता में नहीं आते हैं तो आगे चल कर के आएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया था कि 2024 ही तय कर देगा कि 2025 में हम सरकार बनाने वाले हैं। तो चलिए कोई भी पार्टी है वो अपना बखान ही करेगी, वो कभी नहीं कहेगी कि हम जो है हार रहे हैं, ये कभी नहीं, कोई भी पार्टी नहीं करती है। मीडिया अपने अनुसार देख रही है कि प्रशांत किशोर का जो है तो कोई भी जो नया नवेला कहीं भी कोई भी आदमी उतरता है किसी क्षेत्र में तो उसको जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लोग टीका टिप्पणी और बहुत तरह की बातें होती हैं, तो वही प्रशांत किशोर के साथ हो रही है। लेकिन इनका पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है कि यादव भी उन पे भरोसा कर रहे हैं और मुस्लिम भी भरोसा कर रहे हैं उन पे। तो वो बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं और बदलने की बात करते हैं, तो उनकी बात लोगों को पसंद आ रही है। तो ये उपचुनाव था, इसमें वोटिंग प्रतिशत भी कम हुई है क्योंकि 1 साल के लिए कोई विधायक बने हैं। जब निर्णय होगा सीएम बनने के लिए तब हो सकता है कि वोटर्स आएंगे, तब जनसुराज का और भी वहाँ हवा रहेगा उस चीज़ में। तो ये देखने वाली बात होगी। तो जनसुराज का जो चैप्टर कहा जा रहा है, कहानी जो कहा जा रहा है बिहार में द एंड हो गया है, वैसा नहीं हुआ है इनका। इनकी अभी शुरुआत है और आगे संघर्ष है, ये लड़ेंगे। बहुत ही जिद्दी तरह के आदमी हैं और ये अपने जिद पे अड़े हुए हैं, किसी तरह से जो है बिहार को बदलने की चाह रखते हैं और वो एक कारवां लेकर के चल रहे हैं लोगों के साथ। 2 साल उन्होंने पद यात्रा किया, तो ये बड़ी बात होती है जी। रणनीतिकार कहा जाता है, वे
जी। दूसरे पार्टियों के लिए रणनीतियां तैयार करते थे, तो ऐसे में अब बारी है कि वे खुद की पार्टी के लिए रणनीति अब बनाएंगे। उसके बाद जो है ये तेजस्वी यादव की हम बात कर लेते हैं कि जी। तेजस्वी यादव आखिर सीएम बन पाएंगे कि नहीं। तो उनके साथ भी यही चीज दोहराया जा सकता है कि वही पहला जो चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हराने के लिए और जीतने के लिए वो इन पे भी लागू होता है तेजस्वी यादव पे। पिछली बार 2020 में ये हार गए थे, बिल्कुल। लेकिन बहुत कम मतलब सीटों से जो है इनकी सरकार बनते बनते रह गई थी। तो ये बार बार आरोप भी लगाते हैं कि अंतिम समय में जो है जिस दिन परिणाम आ रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, उसमें कुछ खेल किया गया, इसलिए आरजेडी की सरकार नहीं बनी। तो खैर सत्ता में भी ये आए, गठबंधन करके नीतीश कुमार के साथ आए सत्ता में। तो तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2025 में जो है वो सीएम अब नहीं बनेंगे कभी, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव भी जब जब वो चुनावी रैलियों में निकलते हैं तो अपार जो है जन समर्थन उन्हें मिलता है, लोग भीड़ जुटती है वहां पे। अब यही है कि उपचुनाव में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर बात करें, अगर जैसे बेलागंज का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो बखूबी चुनावी प्रचार किया गया था। वहां पे कई बड़े दिग्गज उतरे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर भी आरजेडी वहां की सीट हार गई, जो कि कई सालों से आरजेडी का वहां पे दबदबा रहा है। वोट बैंक की बात की जाती है, विश्वास टूटने की बात हो गई वहां पर। आरजेडी से गई। विश्वास हट गया इसमें, इस उपचुनाव में, और यहाँ की तस्वीर बदली। और लालू यादव भी हर जगह गए, तो ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव वाला भी फैक्टर नहीं काम कर रहा है, लालू का चेहरा भी नहीं काम कर रहा है, तेजस्वी का भी काम नहीं कर रहा है। और जहाँ जहाँ लालू यादव गए अपने कैंडिडेट को जिताने, वहाँ पर उनके कैंडिडेट हार गए हैं। झारखंड की ही बात कर लें तो वहाँ भी वही दृश्य हुआ, चतरा में, वहाँ भी आरजेडी हार गई। ये कोडरमा में देख लीजिए, वहाँ भी हार गई। कोडरमा में लालू यादव खुद गए थे, चतरा में जो है तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। तो हालांकि तेजस्वी यादव का एक अलग छवि है लोग युवाओं के बीच में, तो वो कितना सफल हो पाएंगे ये भी देखना है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कभी वो सीएम नहीं बन पाएंगे बिहार के, क्योंकि आने वाला वक्त कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि जनसुराज है, तो जनसुराज केवल आरजेडी के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के भी खिलाफ है। तो अभी जो आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, तो जब ये रणनीति बनाते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी ये कर सकते हैं। इस बार उन्होंने साफ कहा कि बेलागंज में जिस तरीके से बीजेपी और जदयू इन्हीं को देखते हुए जो है वहाँ के मुस्लिम और यादवों ने वोट दिया मनोरमा देवी को। उन्होंने साफ कहा कि बेलागंज में जनसुराज के मोहम्मद अमजद को लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट दिया मनोरमा देवी को। तो वो ये एनालिसिस करेंगे, रणनीतिकार हैं, बेहतर रणनीति जानते हैं कि किस तरीके से बनाया जाए। तो बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है, जदयू के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है। तो इन्होंने जो आरजेडी को इस चुनाव में, उपचुनाव में इन्होंने आरजेडी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था। तो आरजेडी का देखिए वोट बैंक जो है वो खसक गया और जो है आरजेडी हार गई चारों सीट पर। तो ये इनकी रणनीति है प्रशांत किशोर की। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं बिहार में, अपना मतलब मौजूदगी अपनी दर्ज करा दिया है इन्होंने। और तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। चिराग पासवान बिहार में लोकसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा, 5 सीट पे लड़े, 5 सीट जीत गए। फिर जो है चतरा में 1 सीट दिया गया, 1 सीट पे उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, वो भी जीत गए। तो इसलिए जो है उनका मनोबल भी बढ़ा है, एनडीए में उनका कद भी बढ़ गया है और उनको हर जगह चुनाव प्रचार में बुलाया भी जा रहा था। महाराष्ट्र में भी जब चुनाव उसके भी परिणाम आए, वहाँ एनडीए की ही सरकार बन रही है, तो वहाँ पर जो है वहाँ भी जो है चिराग पासवान की तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी। महाराष्ट्र पे जब मंच पर जब पीएम मोदी आए तो पीछे जो बैनर लगा था एनडीए के नेताओं का, उसमें चिराग पासवान की भी तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि इस पे भी बवाल हुआ था कि नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। तो भाई केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए का चेहरा है, तो उनको रखा गया। बिहार नीतीश कुमार वो चेहरा है जो कि बिहार के लिए इम्पैक्ट डाल सकते हैं और मतलब कहीं उनका चेहरा बिहार जी तक ही सीमित बिहार तक ही सीमित है। लेकिन ये चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसलिए जो है उनके चेहरे को वहाँ लाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, लेकिन ये बिहार की जनता भी भली भांति जानती है कि नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए ही जाने जाते हैं और बिहार की ही तस्वीर बदल सकते हैं। बाकी अन्य राज्यों में उस तरह का इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ वोट जो मिला, कहाँ पे कितना मिला है। तो तरारी जो विधानसभा सीट है वहाँ पे भाजपा के जो विशाल प्रशांत है उनकी जीत हुई है वहाँ पे। तो 78,755 वोट जो है उनको मिला है तरारी में। और
आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे राजू यादव, जिनकी हार हुई है तरारी में CPI-ML के, उनको 68,143 वोट मिले। तो ये जो फासला है मात्र आप 10 से 10,500 वोट का ही फासला रहा है। तो यहाँ पे वही फैक्टर काम कर गया है, ये जनसुराज वाला वोट तरारी काटने वाला, जी तुम्हारी वोट में जी। तुम्हारी वाली। अगर ये नहीं आते तो हो सकता था कि कोई भी बीजेपी वाले या फिर आरजेडी वाले वहाँ से जीत सकते थे। तो दोनों का वोट काटा है, लेकिन आरजेडी का सबसे ज़्यादा कटा है। इमामगंज की बात कर लें तो वहाँ दीपा मांझी थी, जीतन राम मांझी की बहू हैं, उनको जो है 53,435 वोट मिले। और इधर रोशन मांझी जो हैं उनको 47,490 है। तो यहाँ भी आप फासला देखेंगे तो हाँ, बस वही 5,000 के करीब का यही फासला यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 5 से 6,000 का। और जो इमामगंज में जनसुराज के जो कैंडिडेट थे उनको 36,000 वोट मिल गए। तो वही वोट जो है वही काटा गया है, यानी आरजेडी का भी कटा और दीपा मांझी जो उधर थी एनडीए का, वो भी वोट कट गया। अगर ये जनसुराज वाले नहीं होते तो तस्वीर कुछ और यहाँ पे दिखाई देती, आरजेडी वर्सेस केवल बीजेपी होता, एनडीए वही होता, और इसमें अलग ही तस्वीर दिखाई देती। तो जनसुराज का यही तो इम्पैक्ट है। तो यहाँ लोग जो कह रहे हैं द एंड, तो आप देख लीजिए कि द एंड तो है नहीं, वोट कटवा, इसको आप अलग तरीके से कह सकते, वोट कटवा कहा जा रहा है। तो वोट कोई भी जो नया जो दल आएगा चुनाव लड़ने के लिए तो वोट काटेगा ही, वो कोई भी वोट काटेगा। तो वोट काटना इसे कह सकते हैं, या वो वोट अपने तरफ भी खींच रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। पॉजिटिव वे में अगर आप देखेंगे तो वोट अपनी तरफ वो आकर्षित कर रहे हैं, मैंने विश्वास में ले रहे हैं जनता को, ये भी कहा जा सकता है। तो शब्दों का खेल है, किसके लिए आप किस तरह का शब्द का चयन करते हैं वो यहाँ पे बात आती है। रामगढ़ जो सीट है वहाँ अशोक कुमार भाजपा के जो हैं वो जीते हैं 62,257 वोट से, और सतीश कुमार वहाँ दूसरे नंबर पर रह गए, बीएसपी के बसपा वाले वो आगे चल रहे थे 60,895। तो वहाँ यही था कि बीएसपी वाले मतलब जीतेंगे रामगढ़ में, सतीश यादव नाम है, तो 60 से 61,000 के करीब उनका वोट है, और उधर बस 62,000 वोट अशोक कुमार का था। मतलब 2-2,500 का बस फासला रहा है वोट में जीत का। तो खैर वहाँ आरजेडी पीछे ही रह गई। बेलागंज की बात करें तो मनोरमा देवी जो है वहाँ से 73,334 वोट लाई, और बेलागंज में विश्वनाथ यादव जो है सुरेंद्र यादव के बेटे 51,943 वोट, यानी कि 23 से 24,000 वोट का वहाँ पे फासला नजर आया विश्वनाथ यादव में। तो वहाँ भी वही फैक्टर हो गया, अमजद का फैक्टर था, और अमजद के कारण जो है मुस्लिम यादव ज़्यादातर भरोसा जता लिए भाजपा में, उधर भी वोट देने चले गए। अमजद पे भरोसा नहीं जताया क्योंकि वो जदयू में पहले भी लड़ चुके हैं, आरजेडी से भी थे, तो वो दल बदल करते रहे शुरू से, इसलिए उन पे भरोसा नहीं जताया। लेकिन ये इफेक्ट पड़ गया था कि आरजेडी का जो वहाँ पे भरोसा था वो जनता के बीच में टूट गया था, और लोग मनोरमा देवी को लोगों ने वोट दिया, वहाँ पे मुस्लिम बट गए इधर भी और उधर भी। तो ये पूरा एनालिसिस रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की यहाँ पे बात कर ली जाए तो चारों सीट पर जीतने के बाद बिहार में लोग नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, उनको बधाई देने पहुंचे कि आपके नेतृत्व में जो है हमने ये जीत यहाँ पे सुनिश्चित की है जी, एनडीए की जीत हुई है यहाँ पे बिहार में चारों सीट पर उपचुनाव जो हुए उसमें। तो नीतीश कुमार की यहाँ पे भूमिका दिखाई देती है कि नीतीश कुमार का वैल्यू, मतलब जो कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव में कि नीतीश कुमार की वैल्यू घट गई है, कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर के मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में तस्वीर निकल करके सामने आई थी उस वक्त भी वे काफी ज्यादा उभर करके सामने आए थे। पहले तो कहा जा रहा था कि एकदम थके हुए मुख्यमंत्री है, कोई भी उनका प्रभाव नहीं दिखने वाला, लेकिन आखिर में जो कमाल वही दिखाए थे, तो उन्होंने एक जो मास्टरमाइंड की भूमिका होती है वैसा उन्होंने दिखाया। फिर अगर उपचुनाव की भी बात करें तो उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चेहरा है भूमिका इसलिए भी बढ़ जाती है। देखिए जदयू का जो है ये मनोरमा देवी जो जीती है बेलागंज से, तो जदयू से ही है वो, तो नीतीश कुमार का इसलिए होगा। बेलागंज सीट जीतना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे आरजेडी का वो गढ़ रहा है शुरू से, तो उस किले को ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तो नीतीश कुमार ही वो थे। मनोरमा देवी पे भरोसा किया, उनको दिया, जबकि मनोरमा देवी पे जो है ईडी और एनआईए सबका छापा पड़ रहा था लगातार, तब भी जो है उनको कैंडिडेट बनाया गया, उनकी जीत हुई है। तो ये बड़ी बात है। तो लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार जो मास्टरमाइंड है वाकई में, जिस कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो जीत रहा है। तो ये चीज़ लोगों ने, बीजेपी ने भी देखा,
हो सकता है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें भी जो है नीतीश कुमार की ही भूमिका रही होगी। भाजपा के ये विशाल प्रशांत जो है सुनील पांडे के बेटे, उनको दिलवाने का, ये सब चीज़ ये करने सभी का। बाहुबली छवि जी। के कैंडिडेट थे, लेकिन फिर भी जनता ने इन्हें चुना है। जी। बिल्कुल। तो कुल मिला के यही है यहाँ पे कि नीतीश कुमार का इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है, चिराग पासवान का कद बढ़ा है, प्रशांत किशोर का दी एंड नहीं हुआ है, और जो ये तेजस्वी यादव हैं वो बिहार के सीएम बन सकते हैं। बिल्कुल, ये भी चीज़ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की सियासत में जो तस्वीरें हैं वो दिन प्रतिदिन हर एक चुनाव में बदलती ही जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होता है तब उस वक्त क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से गतिविधियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।